अबू धाबी के शेख की फरमाइश पर इंजीनियरिंग टीम एक सी शेल की शेप जैसी बिल्डिंग बना रही थी। कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल आखिरी फेज में एक अजीब मसले ने बीच में रुकावट डाल दी। बिल्डिंग का स्टील फ्रेम एक तरफ से नीचे झुक गया था, जिसका मतलब था कि आधे से ज्यादा स्ट्रक्चर को दोबारा से बनाया जाए। एक तरफ अबू धाबी में फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का इवेंट होने वाला था, जिसकी वजह से ऑलरेडी वक्त बहुत कम बचा था, तो दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक डेड लॉक में आकर फंस चुकी थी। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, अबू धाबी के पिछले शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान दौलत के हिसाब से दुनिया के चौथे अमीर तरीन बादशाह थे। टोटल 98 अरब ऑयल बैरल रिजर्व्स के अलावा इनकी फैमिली 830 अरब डॉलर्स की मालिक है। यही वजह थी कि दुबई जैसी सिटीज को भी अक्सर शेख खलीफा की जरूरत पड़ती रहती थी। आपको शायद ये बात पहले से मालूम होगी कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को पहले बुर्ज दुबई का नाम दिया गया था, लेकिन फिर इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान दुबई को पैसों की तंगी होने लगी और इसकी कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ गया। अबू धाबी के शेख ने इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए दुबई की फाइनेंशियल हेल्प की और इसी वजह से ही इसका नाम बुर्ज दुबई से हटाकर बुर्ज खलीफा रखा गया था। शेख खलीफा ने अबू धाबी में भी इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक ख्वाब देखा। वो चाहते थे कि तेल के अलावा भी इकोनॉमी को चलाने के लिए कोई जरिया बनाया जाए। वो यहाँ अल रहा बीच पे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सिटी बनाना चाहते थे, जिसमें बीच रिजॉर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स और एंटरटेनमेंट के लिए वो तमाम लग्जरीज होंगी जो वेस्टर्न टूरिस्ट की ज़रूरत होती हैं। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए ठीक ठाक इन्वेस्टर्स की ज़रूरत थी। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और अल रहा बीच सिटी के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए शेख खलीफा ने दुनिया की सबसे अनोखी बिल्डिंग बनाने का प्लान बनाया। इस बिल्डिंग को अलदार प्रॉपर्टीज का हेडक्वार्टर होना था, जो कि अबू धाबी गवर्नमेंट की डेवलपमेंट पार्टनर कंपनी है। शेख चाहते थे कि बिल्डिंग का डिज़ाइन कुछ ऐसा हो जो आज से पहले किसी ने भी नहीं बनाया हो और उसकी खूबसूरती इतनी हो कि देखने वाला घंटों तक उसको देखता ही रहे। उस दौर में अबू धाबी से सिर्फ चंद किलोमीटर्स दूर दुबई में जहां एक के बाद एक आइकॉनिक बिल्डिंग्स बन रही थीं, वहीं एक बिल्कुल ही यूनिक और आइकॉनिक डिज़ाइन बनाना ढेर सारी मुश्किलात से भरा हुआ था। आखिरकार कई महीनों की सोच विचार के बाद एक आइडिया आ ही गया और ये आइडिया एक सी शेल को देखकर बनाया गया। ये डिज़ाइन था तो बहुत ही सिंपल, लेकिन इसको बनाना इतना ही मुश्किल था। 25 फ्लोर्स ऊंची एक गोल चक्रे जैसी बिल्डिंग, जिसकी साइज स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी होनी थी। इसके कर्व्ड ग्लास का आउटर शेल 4 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा था। उसको समंदर के ऊपर एक आर्टिफिशियल लैंड पर बनाना एक ऐसा काम था जिसको इतिहास में किसी ने भी नहीं किया था। नॉर्मली स्क्वायर और रेक्टेंगल स्काई स्क्रैपर्स तो हर जगह बनते ही रहते हैं, लेकिन ये अपनी तर्ज का एक ऐसा शाहकार बनने जा रहा था जिसके लिए इंजीनियर्स को एक नई सोच के साथ काम करना था। शेख की तरफ से डिज़ाइन अप्रूव होने के बाद दूसरा मरहला था कंस्ट्रक्शन साइट पे आर्टिफिशियल लैंड बनाने का, क्योंकि जिस जगह अलदार हेडक्वार्टर्स को बनना था वहाँ अभी समंदर मौजूद था। जी हाँ, 26 फीट गहरा समंदर। इस काम के लिए इतनी रेत चाहिए थी जिससे इजिप्ट में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े स्विमिंग पूल सिटी स्टार्स को बॉटम से लेकर टॉप तक भरा जा सकता है। 30 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत डालकर यहाँ आर्टिफिशियल लैंड तो बना लिया गया, लेकिन इसके साथ ही एक और गंभीर मसला आ खड़ा हुआ। आर्टिफिशियल लैंड की रेत को खुदाई करते ही इसके अंदर से समंदर का पानी निकलना शुरू हो जाता। यानी एक बात तो तय थी कि इस कंडीशन में अगर यहाँ फाउंडेशन बनाई गई तो लाखों टन वजनी इस आइकॉनिक बिल्डिंग का ख्वाब किसी भी लम्हे एक बुरे ख्वाब में बदल सकता है। अब इस मसले से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने डी वॉल बनाने का फैसला किया, जिसको डायाफ्राम वॉल भी कहा जाता है। रेत में 16 मीटर्स नीचे तक मोटे कंक्रीट की एक वॉल डाली गई ताकि समंदरी पानी इस वॉल के अंदर दाखिल ना हो सके। डी वॉल के बनने के बाद इसके बॉटम में एक मोटा कंक्रीट का स्लैब डाला गया ताकि समंदर का पानी नीचे से भी डी वॉल में दाखिल ना हो सके। ये स्लैब इतना मोटा था कि इसको बनाने में कंक्रीट से भरे 2000 ट्रक्स इस्तेमाल किए गए थे। अब बारी थी बिल्डिंग की फाउंडेशन डालने की।
नॉर्मली मेगा स्ट्रक्चर्स की फाउंडेशन बनाने के लिए स्टील के पाइल्स को जमीन के अंदर मौजूद पत्थरों तक ड्रिल किया जाता है ताकि बिल्डिंग की मजबूती बनी रहे। लेकिन अल-दार हेडक्वार्टर्स दूसरे मेगा स्ट्रक्चर्स से काफी मुख्तलिफ था, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल समंदर के साहिल पे बना था और दूसरा ये कि इसकी शेप कुछ ऐसी थी कि इस पर हवा का एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ सकता था। इसी वजह से फाउंडेशन पाइल्स डालने से पहले ये जानना था कि अल-दार हेडक्वार्टर पर कितना विंड प्रेशर पड़ सकता है। इसके लिए बिल्डिंग के एक मॉडल को विंड टनल टेस्ट के लिए भेजा गया। विंड इंजीनियर्स मुख्तलिफ एंगल से मॉडल पर हवा का प्रेशर फेंकते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की मदद से बिल्डिंग पर लगने वाली फोर्सेस का अंदाजा लगाया जाता है। इस फोर्स को नजर में रखते हुए इंजीनियर्स ने अल-दार हेडक्वार्टर पर 400 स्टील पाइल्स लगाने का फैसला किया, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन में 192 स्टील पाइल्स लगाए गए थे। पाइल्स ड्रिल करने के बाद अगला चैलेंज था एक राउंड शेप बनाने का, एक ऐसा राउंड शेप जिसकी शक्ल भी सी शेल जैसी हो, इसकी हर दीवार विंडो पैनल से ढकी हो और इसके अंदर के हर कोने से पर्शियन गल्फ का शानदार नज़ारा देखा जा सके। ये काम करने के दो तरीके थे। पहला ये कि पूरी बिल्डिंग ही कंक्रीट से कास्ट करके इसको गोल शेप दी जाए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड था और टाइम ही तो कंस्ट्रक्शन टीम के पास नहीं था। जी हाँ, अबू धाबी को अपना पहला फार्मूला 1 ग्रैंड प्री होस्ट करना था, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आने वाले थे। शेख चाहते थे कि फार्मूला 1 इवेंट से पहले ही ये अल-दार हेडक्वार्टर तैयार हो जाए, जिसके लिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन टीम को ये आइकॉनिक बिल्डिंग बनाने के लिए सिर्फ 30 महीनों का वक्त दिया था, जिसमें से 5 महीने ऑलरेडी कम हो चुके थे। इसी वजह से वक्त को बचाने के लिए ये फैसला किया गया कि 2 कंक्रीट के कोर्स बनाकर उसके गिर्द स्टील के प्री फैब्रिकेटेड फ्रेम्स को ऐसे लगाया जाए कि सी शेल का शेप बन जाए। कंक्रीट के 2 कोर्स सिंगल पीस में बनाकर उनको 125 मीटर की ऊंचाई तक लेके जाने के लिए स्लिप फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। स्टील के मोल्ड्स में कंक्रीट डालकर मोल्ड्स को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खिसकाया जाता था। इससे बगैर जोड़ वाले सिंगल पीस के 2 कोर्स बनाए गए। इन कोर्स को बनाने में 6 महीनों का वक्त और हैरत अंगेज तौर पे 6500 टन स्टील इस्तेमाल किया गया था। अब डेडलाइन में सिर्फ 19 महीने बचे थे। इस टाइम में इन कोर्स के गिर्द स्टील फ्रेम भी बनाना था, ग्लास फसाड और फिर इंटीरियर डिजाइन का काम भी तो करना था, जिसमें सबसे ज्यादा वक्त लगता है। नॉर्मल बिल्डिंग्स में स्टील फ्रेम सीधा साधा होता है, लेकिन अल-दार हेडक्वार्टर में जो स्टील फ्रेम लगना था उसको टुकड़ों में पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कर्व्ड शेप में ऐसे बनाया जाना था कि इनमें 1 mm की भी गुंजाइश ना हो। स्टील फैब्रिकेटर्स की एक पूरी टीम 2500 टन स्टील काटकर उसको कर्व शेप देने में मसरूफ हो गई। हर फ्रेम 30 टन वजनी था और ऐसे करीब 100 फ्रेम्स बनाकर उनको साइड पर एक दूसरे से जोड़ना था, जो किसी जायंट पजल को सॉल्व करने जैसा था। इस स्टील फ्रेम को बनाना तो एक तरफ, इसको फैक्ट्री से साइट पर ट्रांसपोर्ट करना भी एक बहुत मुश्किल काम था। एक फ्रेम का वजन करीब 25 सेडान कार्स के बराबर था। बड़ी बड़ी क्रेन्स की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इनको कोर्स के गिर्द जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम था, लिहाजा अब कंस्ट्रक्शन टीम को बिल्डिंग के इंटीरियर पे भी ध्यान देना था और साथ साथ ग्लास पैनल्स पे भी। इस स्टील फ्रेम पर 25,000 ग्लास पैनल्स लगाए जाने थे, जिनका टोटल साइज 52 बास्केटबॉल कोर्ट्स से भी ज्यादा था। ये कोई मामूली ग्लास पैनल्स नहीं थे, बल्कि ये ट्रायंगुलर शेप के कर्व्ड ग्लास पैनल्स थे। इनको मैन्युफैक्चर करने वाली टीम ने काम को जल्दी निपटाने के लिए साइट पर ही फैक्ट्री लगा डाली। जैसे जैसे स्टील फ्रेम बनता जा रहा था, ग्लास इंस्टॉलेशन टीम वैसे वैसे उसमें ग्लास पैनल्स भी फिट करती जा रही थी। वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा था। इंजीनियरिंग टीम एक ऐसी जंग लड़ रही थी जिसमें मुकाबला असल में वक्त के खिलाफ था। दूसरी तरफ अभी अल-दार हेडक्वार्टर्स के अंदर 85 वॉशरूम यूनिट्स को भी बनाना था। इंजीनियरिंग टीम ने इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने प्री फैब्रिकेटेड वॉशरूम्स बनवाने का फैसला किया, जिसमें हर चीज पहले से प्री इंस्टॉल्ड होती है।
प्लान ये था कि प्री फैब्रिकेटेड वॉशरूम यूनिट्स को आखिर में बस सिर्फ उठाकर बिल्डिंग के टॉप से नीचे भेजकर अपनी अपनी जगह पर रख दिया जाएगा। ये आइडिया था तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि वॉशरूम मॉड्यूल्स का डिजाइन शेख फौरन एक्सेप्ट कर ले। शेख को आइडिया तो बहुत पसंद आया, लेकिन वॉशरूम मॉड्यूल्स का डिजाइन उनको पसंद नहीं आया। लिहाजा नए डिजाइन के वॉशरूम मॉड्यूल्स को अब ऑर्डर पे बनवाना पड़ा, जिसमें काफी वक्त लगना था। इसी वजह से स्टील फ्रेम जो अब कंप्लीशन के करीब ही था, उसके 2 सेक्शंस को अधूरा ही छोड़ना पड़ा, जहां से वॉशरूम मॉड्यूल्स को क्रेन की मदद से नीचे भेजा जाएगा। एक तरफ ग्लास पैनल्स को लगाने का काम तेजी से मंजिल की तरफ रवां दवां था, तो दूसरी तरफ इंजीनियरिंग टीम को वॉशरूम मॉड्यूल्स की लेट डिलीवरी ने परेशान कर रखा था, क्योंकि इतने अरसे तक स्टील फ्रेम के 2 सेक्शंस को खुला छोड़ना भी एक तरह का खतरा ही था, जो अगले कुछ ही दिनों में इनके गले पड़ने वाला था। 12 टन वजनी 85 वॉशरूम यूनिट्स अब साइट पर पहुंच चुके थे, जिनकी इंस्टॉलेशन के बाद जब स्टील फ्रेम के खुले 2 सेक्शंस को बंद करने का वक्त आया तो एक बहुत ही सीरियस मसला खड़ा हो गया। स्टील फ्रेम का एक हिस्सा 6 इंच नीचे बैठ चुका था। इसका मतलब ये था कि नीचे तक कई फ्रेम्स को दोबारा खोला जाए और फिर दोबारा से सही करके इंस्टॉल किया जाए, लेकिन ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था, क्योंकि अब सिर्फ 8 महीने बचे थे। अल्दार हेडक्वार्टर्स का कर्व्ड स्टील फ्रेम ही इसकी असल जान थी। इसमें लगे स्टील सेक्शंस पूरा वजन नीचे फाउंडेशन पे डाल रहे थे। अगर इनमें से एक सेक्शन भी हटाया गया तो फाउंडेशन पर वजन नहीं जा पाएगा और कुछ ही अरसे में पूरी बिल्डिंग झुक सकती है। ये अल्दार हेडक्वार्टर्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला ऐसा मसला था जिसने पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को मुसीबत में डाल दिया। आखिरकार स्टील इंजीनियर ने एक सॉल्यूशन पेश किया। कोर्स के ऊपर एक लोड बेयरिंग वॉल बनाई गई और उस पर हाइड्रोलिक जैक्स इंस्टॉल किए गए। इन जैक्स की मदद से फ्रेम्स के दोनों हिस्सों को उठाना शुरू किया गया। झुके हुए स्टील फ्रेम के आर्च देखते ही देखते अपनी पोजीशन में वापस आ चुके थे। बचे हुए स्टील सेक्शन को भी लगाकर आखिरकार अल्दार हेडक्वार्टर्स का स्ट्रक्चर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया। अबू धाबी के पहले फार्मूला 1 इवेंट से कुछ ही हफ्ते पहले ये जायंट सी शेल जैसा खूबसूरत स्ट्रक्चर 25,000 ग्लास पैनल्स लगाने के बाद कंप्लीट हो गया। इंजीनियरिंग टीम ने सिर्फ 30 महीनों के लिमिटेड टाइम में इस शाहकार को पूरा करके एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया था जिसको इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।